उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर भारत की यात्रा हर तरह से अनोखी है। हमने इस कार्यक्रम के बीते संस्करणों में कई यात्राओं की बात की। हमने बात की पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय विविधता की यात्रा की, भाषाई विविधता की यात्रा की और संगीत, कला, संस्कृति की यात्रा की। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में खान पान और भोजन की यात्रा की। पूर्वोत्तर राज्यों का भोजन भी उतना ही विविध है जितनी वहाँ की संस्कृति। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको एक खास रिपोर्ट सुनवाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हमने बात की है पूर्वोत्तर राज्यों के विविध खान पान की, विविध पेय पदार्थों की और विविध मसालों और फलों की। तो आइए स्वाद लेते हैं हम पूर्वोत्तर राज्यों के व्यंजनों का। पूर्वोत्तर भारत की पहचान उसकी पर्वत श्रृंखलाओं, हरियाली और विविध जनजातीय परंपराओं से तो है ही, साथ ही वहाँ का भोजन भी उतना ही विविधतापूर्ण है। 8 राज्यों की रसोई अपनी अपनी स्वाद और विशेषताओं के कारण अलग पहचान रखती है। हर राज्य के व्यंजन उसकी संस्कृति और जीवन शैली का आईना है। यही कारण है कि वहाँ की थाली में हमें केवल स्वाद ही नहीं बल्कि परंपरा, प्रकृति और जीवन का मेल भी देखने को मिलता है। यदि पूर्वोत्तर के खाद्य और पेय की बात हो तो शुरुआत चाय और कॉफी से ही होती है। नागालैंड की पहाड़ियों में उगने वाली कॉफी आज देश दुनिया में अपनी जगह बना रही है। ऊंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता और वर्षा की अधिकता इस कॉफी को एक खास स्वाद देती है। इसमें हल्की सी फल जैसे मिठास, कभी कभी मेवे और चॉकलेट जैसा स्वाद मिलता है। नागालैंड की कॉफी का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और आज ये उनकी आर्थिक पहचान भी बन गई है। वहीं असम की बात हो तो चाय का जिक्र अपने आप जुड़ जाता है। असम की चाय विश्व प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र घाटी की उपजाऊ मिट्टी और वहाँ का मौसम इस चाय को गाढ़ा रंग, गहरी खुशबू और भरपूर स्वाद देता है। यही कारण है कि असम की चाय हर जगह पसंद की जाती है। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। असम और अरुणाचल प्रदेश की सिंगफो समुदाय की बात करें तो उनकी परंपरागत फाल्प चाय भी उतनी ही विशिष्ट है। ये चाय आज से नहीं बल्कि सदियों से वहाँ पी जाती है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे बांस की नलियों में रखा जाता है और कभी कभी वर्षों तक उसे सुलगाकर इसे परिपक्व किया जाता है। यही कारण है कि इसकी स्वाद में अपनापन और परंपरा दोनों का मिश्रण होता है। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। पूर्वोत्तर भारत की थाली में चावल की अपनी ही जगह है। वहाँ का जीवन और भोजन दोनों का आधार चावल है। अलग अलग राज्यों में इसकी किस्में बदल जाती हैं पर महत्व हर जगह उतना ही है। असम का सुगंधित जोहा चावल, बिना पकाए खाने योग्य कुमोल साउल, चिपचिपा बोरा साउल और ये सब स्थानीय व्यंजनों में अहम है। असम के घरों में जोलपान और पिठा के बिना कोई पर्व पूरा ही नहीं होता। मेघालय का खासी रेड राइस जादोह नामक प्रसिद्ध व्यंजन में इस्तेमाल होता है, जो चावल और मीट का मेल है। नागालैंड में दर्जनों किस्म के चावल मिलते हैं। वहीं मणिपुर का काला चावल चाक हाउ धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर मिठाई के रूप में पकाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नमसाई और लोहित जिलों का खामती चावल भी विशेष सुगंध और औषधीय गुणों के कारण चर्चित है।
इन राज्यों में चावल पकाने के तरीके भी अनोखे हैं। कहीं बांस की नली में चावल और पानी भरकर आग पर पकाया जाता है, जिससे उसमें एक विशेष धुआं सा स्वाद आता है। कहीं पत्तों में लपेटकर भाप में पकाया जाता है। ये केवल भोजन ही नहीं बल्कि लोक परंपरा और सामूहिक जीवन का भी हिस्सा है। चावल के अलावा बाजरा और अन्य अनाज भी यहाँ की थाली का हिस्सा हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में कठोर मौसम में भी टिके रहने वाले ये अनाज जीवन को सहारा देते हैं। यहाँ केवल खेती किए गए अनाज ही नहीं बल्कि जंगल से प्राप्त जंगली साग, फल और कंद भी भोजन में शामिल होते हैं। पूर्वोत्तर की रसोई की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग अपने आसपास की प्रकृति से ही भोजन का अधिकतर हिस्सा जुटा लेते हैं। असम का ढेकिया यानी फर्न की कोपले, नागालैंड का ट्री टोमेटो, मणिपुर का कमल का डंठल, अरुणाचल का बांस का अंकुर सब स्थानीय थालियों को अलग पहचान देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के भोजन में किण्वित यानी फर्मेंटेड खाद्य सामग्री का भी बड़ा महत्व है। नागालैंड का अखुनी यानी किण्वित सोयाबीन, मणिपुर का नगारी यानी किण्वित मछली, मेघालय का तुंगताप और अरुणाचल का किण्वित बांस का अंकुर, ये सब केवल स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं। ये प्राचीन तरीके न केवल भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक हैं, बल्कि शरीर के लिए भी हितकारी होते हैं। इन सभी चीजों के साथ जब हम वहाँ के फलों की बात करते हैं तो वह भी किसी खजाने से कम नहीं। असम का काजी नींबू यानी विशेष नींबू, तेजपुर की लीची, मेघालय का अनानास, त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल, मेघालय के खासी संतरे और अरुणाचल के वाकरो संतरे, सबके स्वाद और सुगंध अलग हैं। इन फलों ने न केवल स्थानीय खाद्य सामग्री को समृद्ध किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। इसी तरह मेघालय की लाकाडोंग हल्दी अपने उच्च करक्यूमिन स्तर के कारण दुनिया भर में मशहूर है। नागालैंड की राजा मिर्च और असम की भूत जोलोकिया अपने तीखेपन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वहीं कार्बी आंगलोग का अदरक और सिक्किम का टिमुर मसाले के रूप में उपयोग होता है। वहीं मीठे की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के खपसे को त्योहारों पर मिलकर बनाने की परंपरा है। वहीं मेघालय का प्राकृतिक शहद अपने शुद्ध स्वाद और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। पूर्वोत्तर का खान पान केवल स्वाद का मेल नहीं बल्कि प्रकृति, समाज और परंपरा का संगम है। वहाँ का भोजन हमें ये सिखाता है कि कैसे स्थानीय संसाधनों से स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और विविध व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आकर्षिता सिंह। श्रोताओं, नागालैंड से हमारी संवाददाता मैरी ने एक रिपोर्ट हमें भेजी है। इसमें उन्होंने बात की है कि हाल ही में नागालैंड की 2 प्रमुख योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है। ये 2 योजनाएं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं और इन योजनाओं को इनोवेशन और रिजल्ट यानी नवाचार और प्रभाव के कारण सराहा गया है। तो ये कौन सी योजनाएं हैं और इन योजनाओं की क्या उपलब्धियां रही हैं, आइए हमारी संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। नागालैंड के लिए यह गर्व का पल है कि उसकी 2 बड़ी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार और परिणाम के लिए सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और शिक्षा विभाग की नेक्टर परियोजना के तहत शुरू की गई परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट्स को सेंटर फॉर इनोवेशंस इन पब्लिक सिस्टम्स इनोवेशन अवार्ड 2024 दिया गया है। नागालैंड सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वास्थ्य क्षेत्र में यह सम्मान मिला। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित समारोह में प्रदान किया। इस योजना का उद्देश्य सभी को सस्ती और समान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इसमें डिजिटल एनरोलमेंट, कैशलेस सर्विसेज और रियल टाइम क्लेम्स प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह सम्मान नागालैंड हेल्थ प्रोटेक्शन सोसाइटी की ओर से जॉइंट CEO डॉक्टर कीका लोंगकुमार और डिप्टी CEO डॉक्टर इंगनेई कोन्याक ने प्राप्त किया। वहीं शिक्षा क्षेत्र में नेक्टर परियोजना के तहत दी जाने वाली परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट्स को भी यह पुरस्कार मिला।
इसे पूरे देश से आई 200 से ज्यादा प्रविष्टियों में चुना गया। इस पहल को स्कूल शिक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए सराहा गया। यह सम्मान नेक्टर टीम ने प्राप्त किया, जिसका नेतृत्व स्कूल एजुकेशन के संयुक्त सचिव और उप परियोजना निदेशक अवेलू रूहो कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में मिले इस राष्ट्रीय सम्मान के साथ नागालैंड ने जनसेवा के क्षेत्र में नवाचार की नई मिसाल कायम की है। कोहिमा से मैरी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं जया भारती। श्रोताओं, आप अपने घरों में सुगंध के लिए या पूजा या किसी कर्मकांड में धूप या अगरबत्ती का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे। तो धूप और अगरबत्ती में जो महक या सुगंध होती है उसमें अगरवुड का इस्तेमाल होता है। इस बात से आप सभी परिचित होंगे ही। तो ये अगरवुड बनता कैसे है और इस अगरवुड के उत्पादन से किस तरह से किसान लाभान्वित होते हैं, एक विशेष रिपोर्ट आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरह पूर्वोत्तर भारत के पास इस अगरवुड का खजाना है और आज के समय में कैसे पूर्वोत्तर भारत के किसान अगरवुड को अपनी आजीविका का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहे हैं। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी धरती में कई प्राकृतिक उपहार छिपे हैं, जिनमें से एक है अगरवुड, जिसे ओउद भी कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार की सुगंधित लकड़ी है जो एक्विलारिया मल्केंसिस नामक पेड़ में खास परिस्थिति में बनती है। जब इस पेड़ के तने या शाखाओं में हल्की चोट या संक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए पेड़ के भीतर से एक गाढ़ा काला भूरा रेजिन बनने लगता है। यही रेजिन अगरवुड कहलाता है, जिससे महकदार तेल, अगरबत्ती, बखोर और धूप जैसे मूल्यवान उत्पाद बनते हैं। इसकी सुगंध इतनी खास और गहरी होती है कि इसे दुनिया के कई देशों में बहुत ऊंचे दाम पर खरीदा जाता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के आर्द्र तथा नम जलवायु वाले इलाके अगरवुड की खेती के लिए बेहद उपयुक्त हैं। यहाँ की मिट्टी और मौसम इस पेड़ को पनपने में मदद करते हैं। परंपरागत रूप से असम में अगरवुड को नकदी फसल माना जाता रहा है। बहुत से किसान अपने खेतों, घरों के बागीचों या चाय बागानों के किनारों पर इसे लगाते हैं। इसकी खासियत यह है कि एक बार पेड़ तैयार हो जाने पर लगभग 7 से 10 साल में अगर इसमें रेजिन विकसित हो जाए तो ये किसान के लिए अच्छी खासी आमदनी का साधन बन जाता है। लेकिन अगरवुड की खासियत ही इसकी मुश्किल भी है। इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि कभी कभी जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई शुरू हो जाती है। यही कारण है कि इसे बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत इसका व्यापार केवल अनुमति और प्रमाणन के साथ ही किया जा सकता है। भारत में भी अब ये जरूरी है कि जो अगरवुड बाजार में बेचा या निर्यात किया जाए वो पंजीकृत और कानूनी रूप से उगाए गए पेड़ों से ही हो। इसलिए अब जोर बागानों और खेती से उत्पादन पर दिया जा रहा है ताकि जंगल के प्राकृतिक पेड़ सुरक्षित रहें और किसानों को भी लाभ मिले। असम सरकार ने 2020 में अगरवुड को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनाई। इसमें खेती, कटाई, प्रसंस्करण, परिवहन और बिक्री की प्रक्रिया को आसान किया गया। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई और किसानों को समूह बनाकर प्रसंस्करण इकाइयां लगाने की सुविधा दी गई। इसी तरह से त्रिपुरा में 2021 में राज्य नीति बनी, जिसने छोटे किसानों और उद्यमियों को आसान लाइसेंस, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच दिलाने में मदद की। पहले अगरवुड के पेड़ को काटने, परिवहन और बेचने के लिए बहुत सख्त अनुमति लेनी पड़ती थी, चाहे वो खेत या बागीचे में ही क्यों न उगा हो। इसका कारण था कि अगरवुड को वन विभाग की सूची में संरक्षित पेड़ माना जाता था और इसकी कटाई केवल विशेष परिस्थितियों में ही संभव थी। इससे खेती करने वाले किसानों को अपना उत्पाद बेचने में हर बार कठिनाई होती थी और अवैध कटाई का खतरा भी बना रहता था। लेकिन हाल में सरकार ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट नियमों में संशोधन करके एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत गैर वन भूमि यानी खेत, बागीचे या निजी जमीन पर लगाए गए पंजीकृत अगरवुड पेड़ों की कटाई और परिवहन की अनुमति प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया गया है। अब किसान अपने पंजीकृत बागान से अगरवुड की लकड़ी और तेल वैध तरीके से बाजार में बेच सकते हैं और इसके लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहती।
इस बदलाव का असर ये हुआ है कि जैसे बांस को घास का दर्जा देने के बाद उसकी खेती और व्यापार में तेजी आई थी, वैसे ही अब अगरवुड के मामले में भी किसानों का उत्साह बढ़ा है। पहले जो किसान बड़े पैमाने पर इसकी खेती नहीं कर पाते थे, अब निश्चित होकर बागान लगाते हैं। राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग कर रही हैं और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही हैं। ये कानूनी लचीलापन अगरवुड के लिए एक तरह से नई राह खोलने वाला है। इससे खेती आधारित उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और सबसे अहम बात, जंगल में मौजूद प्राकृतिक पेड़ों पर दबाव कम होगा। ये बदलाव किसानों के लिए न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अहम है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्वोत्तर में अगरवुड को टिकाऊ तरीके से उगाने और व्यापार बढ़ाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई है। सरकार ने निर्यात के लिए भी नए कोटे तय किए हैं, जिनसे पंजीकृत बागानों से बने तेल और लकड़ी का निर्यात तय समय सीमा तक किया जा सके। इससे किसानों और व्यापारियों को पहले से पता रहता है कि वे कितनी मात्रा में उत्पादन बेच सकते हैं और अवैध रास्तों का इस्तेमाल कम होता है। आज पूर्वोत्तर भारत में कई जगह किसान मिलकर सामूहिक आसवन इकाइयां चला रहे हैं, जिससे खर्च कम होता है और मुनाफा बढ़ता है। अगरवुड की वैल्यू चेन लंबी है। पौधे लगाने से लेकर कटाई, ग्रेडिंग, तेल निकालने, पैकिंग और निर्यात तक हर चरण में रोजगार के अवसर बनते हैं। यही वजह है कि सरकार और स्थानीय समुदाय दोनों अब खेती आधारित प्रमाणित उत्पादन पर जोर दे रहे हैं। पूर्वोत्तर का मौसम, मिट्टी और लोगों की मेहनत मिलकर अगरवुड को न केवल महकदार उत्पाद बना रहे हैं, बल्कि इसे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार भी बना रहे हैं। आने वाले वर्षों में यदि ये खेती इसी दिशा में आगे बढ़ती रही, तो ये पूर्वोत्तर के गांवों में रोजगार, आमदनी और खुशहाली की महक फैला सकती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निखिल कुमार। बढ़ते पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए ये प्रयास इन दिनों हो रहा है कि हम परिवहन के सतत मॉडल को अपनाएं, और इसी सतत मॉडल में शिलांग में एक खास पहल की शुरुआत की गई है, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग। इस पहल के तहत कई इलेक्ट्रिक साइकिलें लोगों को किराए पर दी जाएंगी और लोग उन किराए पर मिलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिलों का इस्तेमाल कर छोटी दूरी की यात्रा कर सकेंगे। तो किस तरह से ये पहल खास है और कैसे ये पर्यावरण अनुकूल है और कैसे शिलांग में एक पर्यावरण संतुलन या पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये बड़ा कदम है, आइए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। मेघालय सरकार ने शिलांग में पहली बार पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग PBS सिस्टम की शुरुआत की, जो इस पहाड़ी शहर में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन के साथ एक विशेष कार्यक्रम में इस योजना का उद्घाटन किया। ये प्रोजेक्ट शिलांग अर्बन मोबिलिटी पॉलिसी 2024 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बिना मोटर वाले साधनों को बढ़ावा देना और लोगों में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत लक्ष्य है कि शहर की 35% यात्रा पैदल या साइकिल से हो, ताकि शिलांग को वॉकिंग और साइकिलिंग सिटी के रूप में विकसित किया जा सके। पहले चरण में 20 से अधिक इलेक्ट्रिक साइकिलें शुरू की गई हैं। ये साइकिलें शहर के निवासी छोटी दूरी की यात्रा के लिए किराए पर ले सकेंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रा आसान बनेगी। इस पहल को आवास और शहरी विभाग ने GIZ इंडिया के साथ मिलकर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, एयर क्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी SUMACA प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है और इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का भी सहयोग मिला है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि राइड शिलांग के तहत जनता के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक होने के कारण पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से चलाई जा सकती हैं और किसी भी उम्र का व्यक्ति इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर और गियर सिस्टम की मदद से पहाड़ी रास्तों पर भी साइकिल चलाना बेहद आसान हो जाता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये योजना शिलांग को पैदल और साइकिल के अनुकूल बनाने, ट्रैफिक कम करने और हरियाली बढ़ाने की दिशा में एक बड़े विजन का हिस्सा है। This entire concept of Ride Shillong, where we're going to give public electric bicycles to people, which means it's publicly owned and people will just rent it and use it, and these are all electric bicycles, and hence even in a kind of uphill
you don't have to pedal so much. There'll be electric system to support you. So it's a very, very good technology, and it's very, very good for a place like Shillong. And anybody of any age can actually use this. While I was cycling right now, I didn't have to pedal much. I was using the different levers and the gears, and that gave enough power where I could move with the power of the engine, the electric engine, and it made it very simple. It is a part of a larger project and larger vision to make Shillong a walkable and a cyclable kind of a city where people don't have to use motor vehicles. So we're trying to minimize the usage of motor vehicles. We're trying to encourage people to use electric vehicles, electric cycles. Very soon we're coming up with a scheme for electric taxis also. We'll be getting the first installment of about 50 electric buses that are coming up. And obviously we are working towards increasing the pedestrian area, the walking area, so that people can walk more. Shillong is definitely a walkable city, and hence most of the locations you can reach without having to use a vehicle. You can simply walk to them. Problem is the space is not there for them to walk, and hence we are working towards that at a larger goal, and this is, as I said, one step towards that, to make, as I said, electric vehicles and other forms of mobility, which is non-motor vehicles, to be utilized more in Shillong. And then of course we want to expand to other parts of the state, like Jowai and Tura, Nongstoin and other places also. There are plus, there are minus. We started with this. I hope people will now take up. So I think it's a good point. I hope that media also will promote this. We will also speak about this. And I hope you will also start cycling to office, and not just students, but press also. So we have to start somewhere, you know. I mean, if we keep looking at a problem and say, well, this is an excuse, this is excuse, that's excuse, then we'll never start. When you have to solve a problem, you have to start somewhere. It starts with the first step you take. And the next is to overcome the challenges that you have. So I think if you keep looking at the challenges, if you keep looking at the problems and keep saying that, well, this is not there, this is not there, then nothing is going to change. We have to start somewhere. So I hope that this habit will start. We are working towards improving the overall areas for improving the space for cycling, tracks also. So let's hope that this is the first step, and we'll continue to improve it as we go along. फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं लगभग 30 साल से शिलोंग आ रहा हूं और इस शहर को धीरे धीरे व्यस्त होते देखा है। शिलोंग की असली खूबसूरती इसकी प्राकृतिक छटा और छोटे आकार में है। मेरा मानना है कि ये शहर फिर से पैदल घूमने वाला शहर बन सकता है। इसके लिए ऐसे प्रयास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से स्वास्थ्य और फिटनेस को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा, ये रोजाना छोटे छोटे सही फैसले लेने का मामला है। आराम, भोजन या शारीरिक गतिविधि, इन छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव आता है। It feels great to be here in Shillong today, to be part of this initiative, which is public electric bicycle sharing system. And as I said earlier, I've been coming to Shillong for many, many years, almost 30 years, and I've seen the change in Shillong, and it's becoming more and more like a big city like Bombay or Delhi, which is not so good, because Shillong is a really beautiful part of Meghalaya. The landscape is amazing, the weather is fantastic, it's a small city, it can become a walkable city, and there are a lot of things that need to be done, of course, with public support. And as the Honourable Chief Minister mentioned, and the other people said, that there are a lot of things being done to change the infrastructure, and all those things need to be done. It can't be just one thing that is going to make the big change. It is many things, including public support, including infrastructure, including initiatives like this. But we really look forward to the time when all of these things come together and Shillong reverts to its original beautiful state, and I will keep coming back, and I will keep walking and cycling and running with all the people of Shillong. If they don't have time, they don't have time. Basically, they have to choose. They want to be healthy and fit, or they don't have time. So the main thing is, it's a priority. It's a choice that you make. I make this choice every moment of the day, that I want to be healthier, I want to be fitter. So whether it's rest that I get, whether it's the food that I eat, whether it's my active lifestyle, whether it's the relationships that I have, I make sure that all of them are taking me forward on a sustainable and healthy and fitter path. So it's a choice that everybody has to make. Do you want to be healthy? Yes. Then there are certain things you need to do. You want to be fit, certain things you need to do. If you don't care about yourself, keep living your life the way you want. राज्य सरकार को उम्मीद है कि पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम सिर्फ एक यातायात साधन नहीं रहेगा, बल्कि शिलोंग को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ शहर बनाने की एक बड़ी मुहिम बन जाएगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शिलोंग से लैमफ्रांग नोंगस्पुंग की रिपोर्ट के साथ मैं अतहर सईद।
अब हम चलते हैं त्रिपुरा और जानते हैं कि पीएम डिवाइन योजना जो पूर्वोत्तर राज्यों में ढांचागत विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना से कैसे त्रिपुरा की तस्वीर बदल रही है, किस तरह त्रिपुरा रोशन हो रहा है और बिजली कनेक्शन से वहां विकास को पंख मिल रहे हैं। तो आइए हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। महान दूरदर्शी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संसार में प्रकाश फैलाओ, प्रकाश फैलाओ, प्रकाश। सबके पास प्रकाश पहुंचे। जब तक हर कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक कार्य पूरा नहीं होगा। गरीबों तक प्रकाश पहुंचाओ। हिंदू धर्म के इस पूजनीय आध्यात्मिक नेता का यह प्रसिद्ध कथन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पीएम डिवाइन योजना लोगों के जीवन में किस तरह का बदलाव ला रही है। बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी आवश्यकता से वंचित लगभग 170 बस्तियों में वास्तव में बिजली पहुंची है और यह उन लोगों के चेहरे पर झलकती खुशी से साफ नजर आता है। अब वह दिन नहीं रहे जब अंधेरा होते ही लोग लालटेन की हल्की रोशनी में घरों में बैठने को मजबूर होते थे। बिजली कनेक्शन न होने के कारण छात्र पढ़ाई नहीं कर पाते थे और उनके पास न तो कुछ करने का विकल्प होता था, न ही वे कुछ देख सकते थे। बस या तो घरों में बैठे रहो या सो जाओ। इन बस्तियों में मोबाइल फोन तो लोगों के हाथ में होते थे, लेकिन बिजली न होने के कारण उन्हें अपने फोन चार्ज करने के लिए अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर बाजार जाना पड़ता था। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए त्रिपुरा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ट्रेडा के निदेशक देवव्रत शुक्लदास ने कहा कि ट्रेडा इस परियोजना को सुदूरवर्ती बस्तियों में लागू कर रही है और लक्ष्य है कि सितंबर तक सभी 275 बस्तियों में बिजली कनेक्शन पूरा कर लिया जाए, जो कि समय सीमा से 3 महीने पहले होगा। यह उल्लेखनीय है कि 2023 में सरकी पारा उस समय सुर्खियों में आया था जब इन बस्तियों के लोगों को अपने गांव में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल रूप से जुड़ने का अवसर मिला था। अधिकारियों ने बताया कि 3.3 मेगावाट क्षमता वाला सोलर माइक्रोग्रिड पावर प्लांट दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों लोगों के जीवन को रोशनी करेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।